नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लासिक की हिस्ट्री और पास्ट का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 9 क्या है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, किंग यानी कि राजा, पिलग्रिम्स को हिंदी में बोलते हैं तीर्थयात्री। जो ट्रेवलर होते हैं, तीर्थ की यात्रा पे जाते हैं पवित्र स्थलों पे, उनको तीर्थयात्री बोलते हैं। तो जगनी एट द मार्केट। जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। फेयर मतलब होता है कि मेला। तो जगनी लुक्ड फॉरवर्ड मतलब आशा लगाई थी कि मेला आएगा। ठीक है, मतलब अभी मेले में नहीं है, बट वो उसके बारे में सोच रही है। तो जगनी में गांव में होने वाले मेले की आस लगाए बैठी थी। She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic bucket cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. क्लॉकवर्क टॉयज क्या होते हैं? क्लॉकवर्क टॉयज जो चाबी से खिलौने चलते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन का मतलब ऐसे कपड़े जिसपे फूल जो होता है, फूल की डिजाइनिंग बनी हो। ठीक है। और शी लव, उसको उसको बहुत ही पसंद है देखना और टच करना। क्या? शाइनी स्टील के यानी कि चमकदार स्टील के पॉट्स और पैन्स, और ब्राइट प्लास्टिक के बकेट्स, और ऐसे कपड़े जिन पे कि फूलों की डिजाइनिंग की गई हो, और वो टॉय जो कि चाबी से चलते हैं, ये सब उसको जो है कि देखना और टच करना बहुत ही पसंद था। ऑल ऑफ इट केम फ्रॉम द सिटी, जो कि ये सारी चीजें जो थी वो कहाँ से आई थी? सिटी से आई थी, आती हैं। द मेन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। आदमी जो अपना सामान, वेयर्स मतलब वेयर्स होता है उनका जो भी सामान है, यानी कि जो भी माल लेके आते हैं वो बेचने के लिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो जो आदमी अपने सारे माल को स्प्रेड करते हैं, वो बसों से और ट्रकों से आते हैं। ठीक है। एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे, और जब शाम हो जाता है तब वो वापस चले जाते हैं। व्हाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव? आखिर में वो हमेशा मूव क्यों करते हैं? मूव क्यों करते हैं द सेंस की मतलब वो सुबह आते हैं, अपना माल पूरा लगाते हैं, जो भी बिकता है, फिर शाम को वही ट्रक और बस से वापस चले जाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? शी वंडर्ड। अब वह सोच में पड़ गई। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी जो माता थी, जगनी की माता जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि दे वर ट्रेडर्स, वे व्यापारी होते हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। अब व्यापारी क्या होते हैं? व्यापारी ट्रेडर्स वे लोग होते हैं जो कि चीजों को जहाँ पे बनती है वहां से खरीदते हैं और उसको दूसरी जगह पे बेचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेड और ट्रेडर के बारे में कैसे जानकारी हम फाइंड आउट करें। यू रीड अबाउट द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। जैसा कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। These fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. बाउल मतलब कटोरा होता है, हिंदी में इसको कटोरा बोलते हैं। ठीक है। और प्लेट मतलब होता है प्लेट। दिस फाउंड फाइन पॉटरी, यानी कि ऐसे जो फाइन पॉटरी होते हैं या ऐसे जो खूबसूरत बर्तन है, स्पेशली बाउल और प्लेट, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट। ऐसे खूबसूरत बर्तन, स्पेशली बाउल और प्लेट, अपने इस सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट या कई डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। ठीक है। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? आपको क्या लगता है कि ये जो फाइन पॉटरी हैं, ये इन प्लेसेस पे कैसे पहुंचे होंगे? ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। हो सकता है ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वे इन चीजों को वहां से खरीदते थे जहां से बनता था ये, और दूसरी जगह पे, दूसरी जगहों पे ले जाकर ये क्या करते थे? बेचते थे। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो साउथ इंडिया जो था वो फेमस था किसके लिए? गोल्ड के लिए यानी सोने के लिए, स्पाइसेस के लिए यानी मसाले के लिए, और स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पीपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो दोस्तों जो पीपर था, पीपर यानी कि काली मिर्च, पीपर को क्या हिंदी में इसको काली मिर्च बोलते हैं। तो जो काली मिर्च था ना, वो पर्टिकुलरली खास करके रोमन एम्पायर में इतनी ज्यादा इसको वैल्यू दी जाती थी, इतना ज्यादा महत्व था इसको रोमन एम्पायर में, कि इसको रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरिड many ऑफ these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans। तो इनमें से जो जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे? इनमें से बहुत सारे गुड्स होते थे वो रोम में ले जाते हैं। ठीक है। टू रोम इन शिप्स के थ्रू ले जाते थे, अक्रॉस द सी से होकर, एंड बाय लैंड इन कारावांस, कारावान यानी कि लैंड के थ्रू जाते थे। ठीक है। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी
रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। एक्चुअली क्या हुआ, साउथ इंडिया में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सारा गोल्ड गोल्ड का रोमन गोल्ड कॉइन्स मिला। तो इससे यही पता लगता है कि उस टाइम जो था रोमन से बहुत ही ज़्यादा व्यापार हो रहा था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। ठीक है? ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारे सी रूट को एक्सप्लोर किया, यानी कि बहुत सारे सी रूट को उन्होंने उन्होंने खोज निकाला। सम ऑफ दिस फॉलोड द कॉस्ट। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट को फॉलो करते हैं। कॉस्ट को फॉलो करने का मतलब कि जो कॉस्ट से होकर जाते हैं। ठीक है? यानी कि अगर ये इंडिया है तो कुछ सी रूट ऐसे थे जो कॉस्ट से होकर जाते थे। There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind to cross the seas more quickly. तो और कुछ तो ऐसे सी रूट उन्होंने एक्सप्लोर किया जो कि कॉस्ट से होकर जाते थे, बट कुछ ऐसे एक्सप्लोर किया जो कि क्रॉस द सी जाते थे, यानी कि यहाँ से अरेबियन सी उनको अरेबियन सी को पार करना पड़ता था और बे ऑफ बंगाल को पार करना था। वहां पे कहने का मतलब उन्होंने कुछ ऐसे रूट निकाले जो कि इस कॉस्ट को फॉलो करते थे, कॉस्ट से होकर जाते थे, मतलब ओनली कॉस्ट तक जाना पड़ता था। कुछ ऐसे होते थे जो कि अक्रॉस द सी जाते थे, यानी बे ऑफ बंगाल को ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता था या अरेबियन सी से क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जब उनको बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से क्रॉस होके जाना पड़ता था तो सेलर क्या करते थे, जो सेलर लोग होते थे वो एडवांटेज लेते थे, बेनिफिट लेते थे, ठीक है, या फायदा उठाते थे किसका, मानसून विंड का, टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। सी को जल्दी से, मतलब थोड़ा जल्दी क्रॉस करने के लिए वो लोग क्या करते थे, मानसून विंड का सहारा लेते थे। सो इसलिए इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो अगर सेलर लोग को सब कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में जाना होता था, वेस्टर्न कोस्ट पे जाना होता था, कहाँ से, ईस्ट अफ्रीका से या अरेबिया से, तो वो क्या करते थे, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता था उसी उसी के साथ हो जाते थे। यानी कि अगर उनको ईस्ट एशिया से, ईस्ट अफ्रीका से सपोज यहाँ से उनको जाना है वेस्टर्न कोस्ट पे, इसके सब कंटिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे सपोज उनको जाना था, तो वो क्या करते थे कि अगर यहाँ से उनको यहाँ पे जाना या अरेबियन सी से इधर पे जाना, वो क्या करते थे, साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे। यानी साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, जो साउथ वेस्ट से ऐसे आता था। यानी अब जैसे कि ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आएगा, मतलब समथिंग यहाँ से आता है। ठीक, तो साउथ वेस्ट मानसून ऐसे जाता था, तो वो तब जाते थे जब साउथ वेस्ट मानसून का सीजन होता था, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलता था, तो उसका विंड का सहारा लेके वो इजीली जो है यहाँ पे आसानी से पहुंच जाते थे। ठीक है? एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। जो ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती थी, क्योंकि अक्रॉस द ओशियन जाना पड़ता था, अक्रॉस द सी जाना पड़ता था, इसलिए स्टडी शिप्स का बनना बहुत जरूरी था। स्टडी मतलब बहुत ही मजबूत शिप, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिप बनती थी। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। देखते हैं नई नई, जस्ट वन मोमेंट, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोर्स बॉक्स में पोयम अबाउट ट्रेड। ट्रेड के बारे में एक पोयम है जो कि कहाँ से लिया गया, एक एविडेंस है संगम पोयम का। इट इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन इनटू पुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। पुहार जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पे कावेरी पट्टिनम है ना, तो कावेरी पट्टिनम का नाम ही क्या है, पुहार। ठीक है, इसका दोनों नाम यही है, यानी इसी इसी को कावेरीपट्टनम पोर्ट भी बोलते हैं, पुहार पोर्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे। तो यानी कि जो इंडिया का ये ईस्ट कोस्ट पे जो पुहार पोर्ट है, यहाँ पे जो भी माल लाए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे जो भी माल लाए जाते थे उन्हीं माल का यहाँ पे डिस्कशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है। हियर आर ब्रॉट, यानी क्या क्या लाए जाते हैं, स्विफ्ट prancing horses बाय सी इन शिप्स। यानी कि prancing horses मतलब तेज तर्रार घोड़े, ठीक है, समुद्री जहाज पर, शिप सी इन शिप्स यानी समुद्री जहाज से लाए गए तेज तर्रार घोड़े। बेल्स ऑफ ब्लैक पीपल इन कार्ट्स, गाड़ियों पर या कार्ट्स पर काली मिर्च की जो बेल्स होती थी। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, जेम्स और गोल्ड जो कि हिमालय से। सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न हिल जो था, वेस्टर्न हिल से क्या लाया जाता था, सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी। द पल्स ऑफ द सदर्न सी, सदर्न सी से पल्स या मोती, एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियन, ईस्टर्न ओशियन से क्या लाए जाते, कोरल्स लाए जाते थे। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, गंगा और कावेरी से क्या क्रॉप लाए जाते थे, या गंगा और कावेरी की फसलें। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम म्यांमार, फूड स्टफ श्रीलंका से फूड स्टफ लाए जाते थे और पोट्री म्यांमार से लाए जाती थी। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और अदर जो रेयर और रिच इम्पोर्ट्स थे। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के लॉन्ग पे जो नई किंगडम्स थी।
This southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateau and river valleys. तो जो अपने सब कंटिनेंट का सदर्न हाफ है, सदर्न हाफ द सेंस अगर यहाँ से हाफ है तो इसका जो हाफ है, ठीक है, इसका हाफ यानी सदर्न पार्ट का जो हाफ है इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है या बहुत ही लंबा जो है कि क्या है, समुद्री तट है, ठीक है, एंड विद हिल्स, प्लेटू एंड रिवर वैली, और उसमें क्या क्या हिल्स हैं, प्लेटूज हैं और रिवर वैलीज है। अमंग द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, जो रिवर्स, वैसे तो बहुत सारी रिवर वैलीज हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है वो क्या है, कावेरी की रिवर वैली, कावेरी जो है कावेरी की रिवर वैली सबसे ज्यादा फर्टाइल है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, नहीं, ऐसे चीफ और किंग्स जिनके कंट्रोल, जो कंट्रोल करते थे रिवर वैली को और कॉस्ट को, वो धीरे धीरे क्या हो गए, रिच हो गए, पावरफुल हो गए, यानी अमीर होते गए और शक्तिशाली होते गए, ठीक है। यानी कि रिवर वैली और कॉस्ट को, जो कॉस्ट लाइन थी या जो कॉस्ट थी उसको कंट्रोल करने वाले चीफ और किंग जो थे धीरे धीरे क्या हो गए, अमीर और पावरफुल हो गए। संगम पोएम्स मेंशन द मुवेंदार, जो संगम पोएम्स, पोएम जो संगम पोएम है उसमें आपको एक मेंशन मिलेगा, यहाँ पे वर्णन है किसका, मुवेंदर का। ये क्या होता है, दिस इज ए तमिल वर्ड है, तमिल वर्ड है मीनिंग थ्री चीफ्स, इसका मतलब है तीन चीफ, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। ये तीन रूलिंग फैमिली जो कि चोलास, चिराज एंड पांड्याज थे, उन तीन रूलिंग फैमिली चोलास, चिराज और जो पांड्या थे उनकी फैमिली का जो हेड होता था उनके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो, जो कि साउथ इंडिया में आज से 2300 साल पहले क्या हुए, पावरफुल हुए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं साउथ इंडिया में, यहाँ पे ये चोलास के अंडर में था, यहाँ पे पांड्यास और यहाँ पे चिरास, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मुवेंदर होता था या मुवेंदार जो होता था वो तीन चीफ फैमिली के मेंबर के लिए यूज होता था, कौन सी, चोलास, चिराज एंड पांड्या, जिनके जो चीफ होते थे उनके लिए यूज होता था। अभी चोलास, चिराज, पांड्या कौन थे, ये आज से लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले क्या हुए, पावरफुल हुए, शक्तिशाली हुए। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर, इनमें से तीनों जो चीफ थे, चोलास, चिराज और पांड्या, तीनों का दो सेंटर ऑफ पावर था, एक तो इनलैंड एंड वन ऑफ ऑन द कॉस्ट, यानी एक इनलैंड होता था, एक कॉस्ट पे होता था, यानी कि तीन, वन टू थ्री, तीन मेंबर थे चोलास, चिराज के, इनका सेंटर ऑफ पावर दो था, इनका सेंटर ऑफ पावर दो था और इनका भी सेंटर ऑफ पावर दो था। टोटल कितने हुए, सिक्स, सिक्स हो गए ना। ऑफ दिस सिक्स सिटीज, इन सिक्स सिटीज में से टू वर वेरी इंपॉर्टेंट, दो जो थे, दो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कौन, पुहार और कावेरी पट्टिनम, जिसको अभी हमने देखा मैप में कि पुहार कहाँ पे था, द पोर्ट ऑफ चोलास, जो कि चोलास का पोर्ट था, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, मदुरई जो कि पांड्यास की क्या थी, कैपिटल थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मदुरई है, तो ये क्या थी, मदुरई जो है पांड्यास की कैपिटल थी। तो उन सिक्स सिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, पुहार, जिसको कि कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है, तो पोर्ट ऑफ चोलास, चोलास का एक पोर्ट हुआ करता था, और मदुरई जो कि पांड्यास का कैपिटल हुआ करता था। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, जो चीफ होते थे वो रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, इंस्टीड इसके बजाय दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, वे लोगों से डिमांड करते थे, मांगते थे, ठीक है, डिमांड करते थे क्या, गिफ्ट, लोगों से गिफ्ट डिमांड करते थे और रिसीव करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन द मिलिट्री एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब मुहिम, तो मिलिट्री एक्सपीडिशन पे भी वो जाते थे, एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, और जो नेबरिंग स्टेट होता था उनसे ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। दे kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. तो जो चीजें वो लेते थे, जो ट्रिब्यूट लेके आते थे, तो उनमें से जो वेल्थ होता था कुछ तो अपने पास रख लेते थे और कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किसमें, अमंग देयर सपोर्टर, जो इनके सपोर्टर होते थे और जो उनकी फैमिली के मेंबर होते हैं, और सोल्जर्स जो होते थे और जो पोएट्स होते थे। Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs, who often rewarded them with precious stones, gold horses, elephant chariots and fine cloths. तो सीधी सी बात है, पोएट को क्यों देंगे, पोएट को इसलिए देंगे, पोएट मान लो पोएट होता है ना कि बड़ाई राजा के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिख दे, तो इसलिए उनको गिफ्ट देता था। तो बहुत सारे पोएट्स जिनका आपको मेंशन होगा, जिनका वर्णन संगम, संगम लिटरेचर में है, संगम कलेक्शन में मिला है, उनमें से कंपोज पोएम इन पेज ऑफ चीफ, उनमें से जो पोएट थे वो चीफ जो होता था, चीफ के प्रेज करने में, प्रशंसा में बहुत सारे पोएम जो है उनको उन्होंने कंपोज किया हुआ है, ठीक है। तो मैनी पोएट्स हु कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस संगम, यानी बहुत सारे पोएट जिनका कंपोजिशन संगम कलेक्शन में मिलता है, कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ, चीफ के प्रशंसा में बहुत सारे पोएम उन्होंने कंपोज किया, हु ऑफन डिवाइडेड देम विद प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, यानी कि जो
चीफ होता था प्राय उनको बहुत सारे रिवार्ड देता, जैसे कि प्रीशियस स्टोन देता था, गोल्ड, हॉर्सेस, फिर एलिफेंट, चैरियट्स और फाइन क्लॉथ। फिर क्या हुआ, अराउंड 2000 ईयर लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहनास बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। तो आज से लगभग सॉरी, यहाँ पे पहले बात क्या हुई, पहले बात हुई यहाँ पे लगभग आज से 2300 साल पहले। फिर 2300 साल पहले चोलास, चेराज एंड पांड्यास को हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस इनके शासन काल के 200 साल बाद एक अलग दूसरी डायनेस्टी आई जिसको कि सातवाहनास के नाम से जाना जाता था। वो डायनेस्टी आती है, वो क्या हो जाती है, वो वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हो जाती है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे सातवाहनास जहाँ पे है ना, तो ये वेस्टर्न इंडिया में क्या होते हैं, 200 साल बाद पावरफुल हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि लगभग उस टाइम से, यानी कि जब चोलास, कौन-कौन? यहाँ पे जब हमने देखा चोलास, चिराज और पांड्या जब राज कर रहे थे, जब पावरफुल हुए तो 23 साल, आज से 2300 साल पहले फिर इनके जब ये राज करे तो उससे 200 साल बाद एक दूसरी डायनेस्टी वेस्टर्न इंडिया में जो है पावरफुल हो गई। क्या नाम, कौन-सी डायनेस्टी थी? सातवाहनास, ठीक है? सातवाहन डायनेस्टी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास वाज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर था सातवाहन डायनेस्टी का, वो कौन था? गौतमी का पुत्र श्री सतकर्णी था। वी नो अबाउट हिम, हम उसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में? श्री सतकर्णी के बारे में। फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन से, कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, उसकी मदर द्वारा कंपोज किया गया था, गौतमी बालश्री। ठीक है, तो हमको उनके बारे में कहाँ से पता चलता है? उनकी माता जो कि गौतमी बलश्री जो थी, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन कंपोज कराया था, उसी से हमको पता चलता है श्री सतकर्णी के बारे में। ही एंड अदर अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ। जो गौतम बलश्री ही यानी कि गौतम बलश्री का लड़का जो था, यानी कि श्री सतकर्णी, वो और दूसरे जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, वे नॉर्मली क्या दक्षिण पथ के लॉर्ड कहे जाते थे, मालिक कहे जाते थे। ठीक है, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। दक्षिण पथ का क्या मतलब होता है? वो रूट जो साउथ की तरफ लीड करता हो। विच वॉज ऑल्सो यूज एज नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन। तो साउथ का जो एंटायर रीजन है वो अभी दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, जैसे, हाँ, ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कास्ट। तो जो बलश्री, जो ये गौतमी का पुत्र था श्री सतकर्णी, इसने अपनी आर्मी को भेजा था किधर? ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कास्ट पे। अब क्यों भेजा होगा आप समझ जाओ कि अभी ईस्टर्न कास्ट था, इधर वेस्टर्न कास्ट था, इधर सदर्न कास्ट था। व्यापार के लिए इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता उससे, इस वजह से इन्होंने भेजा था उधर। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट की स्टोरी क्या थी उसको देखते हैं। The rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it make it a highly valued fabric in most societies. तो जो सिल्क होता है उसका जो बहुत ही रिच और ग्लोसी कलर जो होता है, इतना सुंदर कलर जो होता है, और यहाँ तक कि इसका टेक्सचर जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है। इस वजह से इसको मोस्ट सोसाइटीज़ में, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में एक बहुत ही हाई वैल्यूड फैब्रिक माना जाता है। ठीक है? मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। देखो जो सिल्क बनाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ही जटिल होता है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म। पहले रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म से, सिल्कवर्म के कोकून से। फिर क्या किया जाता है? स्पिन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन इनटू क्लॉथ। फिर इसको, स्पिन मतलब होता है काटना, इसको थ्रेड में काटा जाता है एंड देन वूवन इनटू क्लॉथ, क्लॉथ में बुना जाता है उसके बाद। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एक ना एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है कि नॉर्मली इसका एक कोष रहता है, यानी कि जिसमें ये रहते हैं, उन्हें रहने के लिए बनाते हैं सिल्क ओम। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिख रहा है ना, एक इंसेक्ट रहता है, मान लो, तो ये क्या करता है, अपना एक रहने के लिए एक रहनुमा एक कोष जैसे कैप्सूल जैसा बना देता है। तो इसी कीड़े को निकाल के हमको ये सिल्क रॉ मटेरियल जो है लेना पड़ता है। तो क्या है, इसका प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको रॉ सिल्क जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कहाँ से? कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म होता है उसके कोकून से, वो मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, जो यानी कि जो कीड़ा होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से निकालना पड़ता है हमको। वह स्पन इनटू थ्रेड, थ्रेड में इसको काटना पड़ता है, उसके बाद कपड़े में बुनना पड़ता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर एगो। देखो जो टेक्निक है, सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी, सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट की गई थी? वो सबसे पहले आज से लगभग 7000 साल पहले चाइना में इन्वेंट की गई थी। वाइल द मेथड रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जबकि ये जो मेथड था, टेक्निक जो सिल्क बनाने का जो टेक्निक था दोस्तों, वो लगभग हजारों साल तक सीक्रेट रहा था चाइना में, यानी कि किसी को पता नहीं था। Some people from China who went to distant land on foot
horseback and on camels carried silk with them। तो कुछ लोग जो कि चाइना से बाहर जाते थे, डिस्टेंट लैंड मतलब बहुत दूरी दूरी तक जाते थे, पैरों से मतलब पैदल जाते थे, कुछ तो घुड़सवारी से जाते थे, कुछ कैमल पे जाते थे, वो अपने साथ क्या करते थे, सिल्क को लेके जाते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। अब देखो, आप यहाँ से पता चल जाएगा सिल्क रूट क्या होता है, क्योंकि जो लोग सिल्क लेके जाते थे, जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते का नाम क्या पड़ा, सिल्क रूट। समटाइम्स, कभी कभी, Chinese rulers sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west। Sometimes क्या, तो कभी कभी क्या होता है, जो चाइनीज रूलर थे वो अदर रूलर के लिए, यानी कि जैसे ईरान का रूलर होगा, वेस्ट एशिया का जो रूलर था, उनके लिए गिफ्ट भिजवाता था सिल्क का। ठीक है। दी नॉलेज, अब आगे क्या हुआ, जब ये नॉलेज था जो सिल्क बनाने का, धीरे धीरे स्प्रेड हो गया वेस्ट में। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जैसे यहाँ से चाइनीज रूलर था, वो क्या करता था, वो गिफ्ट भिजवाता था किसके लिए, जैसे ईरान का जो रूलर था उसके लिए। ठीक है। तो ये और एशिया वेस्ट एशिया का हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहीं से वेस्ट साइड में शिफ्ट होना, यानी इसका जो नॉलेज था सिल्क का, वो फैलना स्टार्ट हो गया। आगे क्या होता, अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंग्स रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। आज से दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ, जो सिल्क का कपड़ा पहनने का, सिल्क एक फैशन बन गया लोगों में। कौन से लोगों में, जो रोम के जो रूलर थे उनमें, और जो वहाँ के अमीर लोग थे उनमें एक फैशनेबल बन गया, कि मतलब सब लोग जो थे, एक सिल्क का कपड़ा पहनना एक फैशन हो गया। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो सिल्क था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। क्यों, एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि इसको चाइना से लेके आना पड़ता था, अलोंग डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन्स एंड डिजर्ट। जो इतना जो चाइना से आने वाला रोड था, क्या था, माउंटेन्स इतने ज्यादा, डिजर्ट थे, तो एक डेंजरस रोड माना जाता था, कितने डकैत वहां मिलेंगे, कौन कौन से लोग मिलेंगे, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। People living along the route often demanded payment for allowing traders to pass through। जो लोग रास्ते पे पड़ते थे, यानी चाइना से जब ईरान जाते थे, तो जो लोग रास्ते में पड़ते थे, यानी आजू बाजू के लोग, यहाँ पे जो रहने वाले थे, ये लोग क्या करते थे, लोगों से, जो ट्रेडर होते थे, जो लेके जाते थे सिल्क को, उनसे पैसे की डिमांड करते थे, और उसके बाद इनको पास होने देते थे। ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी देखते हैं, जो पेज 76 मैप 6 दिया गया था, विच शो द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए, जो मैप दिया है, सिल्क रोड भी है इसमें दिया है, मतलब सिल्क रोड क्या था, चाइना से जो ट्रेडर लोग जाते थे, वो क्या यूरोप में लेके, जो क्या लेके जाते थे, सिल्क लेके जाते थे। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गया है, ये देख रहे हैं क्या है, ये सब सिल्क रोड है। तो हमने देखा कि मैप सिक्स में क्या था, कि सिल्क रोड दिखा, उसके बहुत सारे ब्रांचेस दिखे। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। बहुत सारे राजा ऐसे थे, कुछ राजा ऐसे थे जो कि ट्राई करना चाहे, कंट्रोल करना चाहे किसको, जो ये सिल्क रूट था, इसके लार्ज पोर्शन को, बड़े जो सबसे बड़ा हिस्सा था, उसको कंट्रोल करना चाहे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। ऐसा क्यों था, कि वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या होता कि उनको बेनिफिट होता, उनको लाभ होता, किससे, कि जो टैक्सेस वो लेते किनसे, ट्रेडर से, और जो ट्रिब्यूट उनको मिलता और जो गिफ्ट मिलता था, ये लोग कौन लेके, ये गिफ्ट, ट्रिब्यूट और टैक्स कौन देता, जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेवल करते वो देते, जो उस रास्ते का यूज करते। इसके रिटर्न में क्या होता, इसके रिटर्न में जो राजा था, वो ट्रेडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता, ठीक है, अपने किंगडम से, कि ताकि कोई रॉबर्स, यानी कि कोई डाकू उन पे अटैक ना कर पाए। ठीक है। तो जब से सबसे जो द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानाज। जो सबसे ज्यादा जो नॉन रूलर है, सबसे बेस्ट नॉन रूलर है जिसने कि सिल्क रूट को कंट्रोल किया, वो कौन था, कुशानाज, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। कुशानाज जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल किया। हियर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। उनके दो सेंटर ऑफ पावर थे, कौन कौन, एक तो था पेशावर, जो कि अभी के टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और दूसरा कहाँ था, मथुरा। ठीक है। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दियर किंगडम। जो तक्षशिला था वो भी उनके किंगडम में इंक्लूडेड था। ठीक है। यानी कि उनके किंगडम में जो कुशानाज थे, उनके किंगडम में क्या क्या आता था, पेशावर, मथुरा और तक्षशिला। ड्यूरिंग दियर रूल, उनके रूल के टाइम, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। तो उनके राज में क्या था, एक सिल्क रूट का एक ब्रांच था, जो कि सेंट्रल एशिया से एक्सटेंड होता था नीचे के साइड, यानी सेंट्रल एशिया के नीचे के साइड एक्सटेंड होता था, सी पोर्ट पे एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, इंडस रिवर के माउथ पे। फ्रॉम वेयर द सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवार्ड टू द रोमन एम्पायर। अब उस जहां से इंडस रिवर का, अभी हम पहले इसको देख लेते हैं।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिल्क रूट का एक ब्रांच यहाँ पे आ रहा है ना, जो वो सेंट्रल एशिया से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, नीचे के साइड आ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और जो इंडस रिवर है उसके माउथ पे आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे इंडस रिवर है ना, ये इंडस रिवर के माउथ तक यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ से जो चाइनीज रूल थे यहाँ से यहाँ तक लाते थे सिल्क, उसके बाद शिप के थ्रू वो रोमन एम्पायर पे ले जाते थे। ठीक है? यानी कि जो सेंट्रल एशिया से एक रास्ता सिल्क रूट का एक ब्रांच एक्सटेंड करता है, जो कि नीचे के साइड जाता है सी पोर्ट पे। इस सी पोर्ट पे इंडस रिवर के माउथ पे एक सी पोर्ट था, वहां तक जाता था, सिल्क वहां तक लेके जाते थे। उसके बाद वेस्ट वार्ड रोमन एम्पायर की तरफ चले जाते थे, शिप से जाते थे। ठीक है? द कुशानास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। जो अर्लीस्ट रूलर्स में से जो सबसे अर्लीस्ट जो प्राचीनतम रूलर में से उसमें कुशानाज ही थे, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट में क्या इशू किए थे, गोल्ड कॉइन इशू किए थे। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। तो इस रूट के अलोंग जो भी ट्रेडर जाते थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है? द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं कि जो बुद्धिज्म था उस टाइम कैसे स्प्रेड हो रहा था। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर अगो। जो सबसे ज्यादा फेमस कुषाण रूलर था वो कौन था? कनिष्क, जो कि आज से 1900 साल पहले रूल किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर। जहाँ पे स्कॉलर्स लोग जो थे वो मिलते थे, उनकी एक असेंबली होती थी, वहाँ उसमें मिलते थे उस काउंसिल में, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होता था उस पे क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे। और कनिष्क कौन था? बॉर्न इन पेशावर पाकिस्तान। कनिष्क कहाँ पे बॉर्न हुआ था? ये पेशावर यानी कि पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित, लाइड इन हिज कोर्ट। वो एक पोएट थे, उनका नाम था अश्वघोष, जिन्होंने गौतम बुद्ध की एक बायोग्राफी लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था? गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखा था, कंपोज किया था। उस बायोग्राफी का क्या नाम था? बुद्ध चरित। ठीक है? वो भी इसी कोर्ट में रहते थे। ठीक है? अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। अब इस टाइम जो अश्वघोष थे और अदर जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इस टाइम वो संस्कृत लिखना भी स्टार्ट कर दिए थे। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। एक अब बुद्धिज्म का क्या होता है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अभी आजकल फोन में आप देख रहे हो, तो इसी प्रकार क्या होता है, जो रिलीजन्स होते हैं उसमें भी नया नया कुछ अपडेट जैसा आता रहा। तो उस टाइम जो एक फॉर्म, मतलब फॉर्म थोड़ा चेंज होता रहता। ठीक है? तो उसी प्रकार तो बुद्धिज्म जो था ना, उसका भी एक नया फॉर्म आया। ठीक है? एक नया फॉर्म डेवलप हुआ, उसका नाम क्या था? महायान बुद्धिज्म था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। इसमें दो डिस्टिंक्ट फीचर थे। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। कि पहले क्या था दोस्तों, कि जो बुद्धा का प्रेजेंस किसी स्कल्पचर में, कोई भी अगर मूर्ति या कुछ बनाते थे ना, उसमें बुद्धा का प्रेजेंस वो किस प्रकार दिखाते थे, कि कोई भी एक सर्टेन किसी एक टाइप का वो साइन यूज करते थे, उसमें कोई चिन्ह यूज करते थे, दिखाते थे कि इसमें बुद्धा प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए, His attainment of enlightenment was shown by sculpture of the people tree। जैसे कि जहाँ पे बुद्धा को नॉलेज मिला था, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अटेनमेंट मतलब प्राप्ति, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको दिखाया जाता है एक पीपल का ट्री था। स्कल्पचर में दिखाया जाता है एक पीपल का ट्री, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल का ट्री है ना। तो यहाँ पे दिखाने का मतलब उनको गौतम बुद्धा को पीपल के ट्री के नीचे जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब क्या हुआ, अब बुद्धा की मूर्तियां भी, स्टेच्यू भी बनाई जाने लगी। मैंने अब दीज वर मेड इन मथुरा व्हाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। इसमें से ज्यादातर जो मूर्तियां थी मथुरा में बनाई गई और कुछ तो तक्षशिला में भी बनाई गई। द सेकंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। पहला चेंज हमने देख लिया, तो सेकंड चेंज क्या है, उसमें बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दीज वर बिलीफ को, आस्था मतलब बिलीफ मतलब आस्था। ठीक है? तो दीज वर सपोर्ट टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। तो ये बोधिसत्व क्या होता था, ये ऐसे पर्सन होते थे, इन्हें ऐसा पर्सन माना जाता था जिनको की नॉलेज की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ज्ञान जो है इन्होंने अटेंड कर लिया हो। वंस दे अटेंड एनलाइटमेंट, जब इनको एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दे कुड लाइव इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब वो जो है कि ये कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते हैं, एंड मेडिटेट इन पीस, और पीस में मेडिटेट कर सकते हैं, मतलब एक शांति जगह पे एक एकांत में बैठ कर अब मेडिटेशन कर सकते हैं। हाउएवर, जबकि इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, इसको करने के बजाय दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। पहले तो ये था कि मतलब उनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती तो आइसोलेशन में चले जाते तो मेडिटेशन करते थे, बट अब बदल चुका था। अब वो ये चेंजिंग आया था कि उनको अब एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। दे रिमेन इन द वर्ल्ड, वो इसी दुनिया में रहेंगे, मतलब सभी के साथ रहेंगे और लोगों को पढ़ा शिक्षा देंगे, एंड हेल्प अदर, और लोगों की मदद करेंगे।
द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर। बोधिसत्व का जो पूजा था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। और वो स्प्रेड होगा किधर, पूरा सेंट्रल एशिया में फैल गया, चाइना में, और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बोधिसत्व का जो पूजा था वो कहाँ गया, चाइना फैला, सेंट्रल एशिया में गया, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे, कोरिया में और जापान में भी वो आके फैल गया। और इसके अलावा कहाँ गया, बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ caves वर hollowed आउट ऑफ hills फ्रॉम far monks to Libya। तो जो बुद्धिज्म था वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में भी फैल गया, जहाँ पे दर्जनों जो है कि केव, दर्जनों गुफाएं जो है कि बनाई गई थी, हॉलो की गई थी, कहाँ पे, हिल में, इसके लिए, भिक्षुओं के लिए। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस। इनमें से कुछ केव्स ऐसी थी जो कि और राजा या रानी की ऑर्डर पे बनाई गई थी, और दूसरी जो केव थी वो मर्चेंट और फार्मर्स ने बनवाया था। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट। नॉर्मली ये जो केव होती थी, ये पासेस, पासेस मतलब होता है हिंदी में, पास को बोलते हैं दर्रा। दर्रा क्या होता है, जैसे जो हिल है, ठीक है, दो हिल, इसके बीच में यानी कि कोई एक हिल है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो हाइट है कम है, तो यहाँ से एक रास्ता चला जाएगा, उसको पार करके, इसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं या पास बोलते हैं, यानी दो हिल के बीच से जाने वाला रास्ता, ठीक है। तो ये नॉर्मली कहाँ पे बनाया गया था केव्स, नॉर्मली दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के थ्रू जो पास जाता था उसके नियर बाय ये बनवाया गया था। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रन थ्रू दीज पासेस। तो डेक्कन की सिटीज और कोस्ट के प्रॉस्परस पोर्ट्स और इन्हें जोड़ने वाली रोड भी इन्हीं पास से होकर गुजरती थी। ट्रेडर्स ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels। halted मतलब आराम करना। तो ऐसा लगता है कि इन्हीं गुफाओं में, इन्हीं केव्स में, इन्हीं इन्हीं केव्स वाले मठों में जो यात्रा करने वाले ट्रेडर होते थे ना, इसमें विश्राम के लिए रुकते थे। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। जो बुद्धिज्म था वो साउथ ईस्ट वार्ड के साइड भी फैला, स्प्रेड हुआ, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया में भी ये क्या हुआ, स्प्रेड हो गया। अब ये इंडिया है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो साउथ ईस्ट वार्ड फैला, साउथ ईस्ट वार्ड द सेंस इस डायरेक्शन में फैला। तो कहाँ कहाँ पे इस डायरेक्शन में, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, फिर उसके बाद थाईलैंड हो गया, और उसके बाद इंडोनेशिया में भी आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया में भी पहुंच गया था, ये स्प्रेड हो गया था। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवादा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। जो बुद्धिज्म का ओल्डर फॉर्म था, ओल्डर फॉर्म मतलब पहले वाला जो नाम था, क्या था, वो थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का जो स्टार्टिंग वाला रूप था, इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा जो है कि फेमस था। क्या बोलता है, ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो ओल्डर फॉर्म था, जिसको कि थेरवाद बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता था, वो इस इन सारी एरियाज में, यानी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, इधर वो ज्यादा फेमस था, यानी ज्यादा प्रचलित था।